Okay, so we discuss 4 type of machine, that is machine 4. So start with instruction machine, and this instruction machine is connected to your control unit. Sorry, instruction memory is connected to a control unit, and then this control unit is connected to your processing unit. This is processing unit. This is also processing unit, and this is also processing unit. And this processing unit is connected to your data memory, and data memory. So this is a combination of this processing unit or data memory. We can say that processing element. This is what? Processing element. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन मेमोरी है वो हमारी किससे कनेक्ट हो रही है? कंट्रोल यूनिट से। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा हमारा वो कहाँ पर आएगा? कंट्रोल मेमोरी के पास, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट हमारी क्या हुई? कनेक्टेड हो गई हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स के पास। तो वी हैव अ डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स इन 4 टाइप ऑफ मशीन, एंड ईच प्रोसेसिंग यूनिट इज कनेक्टेड टू इंडिविजुअल data memory also. So in place of processing unit or data memory, we can use processing element here also, because this processing element is a combination of processing unit and data memory. Okay, so instructions which we are coming instruction which coming from the instruction memory to control unit, and this instruction are given to processing elements for the processing to single control. ठीक है, सिंगल कंट्रोल यूनिट। तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आएंगे, सिंगल कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे? सेंड करेंगे, ताकि वो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है उनको वो प्रोसेस कर पाए। ठीक है, बट वन ड्रॉबैक जो मशीन 4 का है, ड्रॉबैक इज दैट there is no communication between processing elements. ठीक है, अब आप देखिए आपने डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स या जो डेटा मेमोरी यूज की हैं, और वी कैन से दैट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। तो इन प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। दे प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली। ठीक है, ये सेपरेटली वो इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे? हमारा सेपरेटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इट विल टेक अ टाइम टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको वो सेपरेटली क्या करेंगे? हमारा एग्जीक्यूट करेंगे या फिर प्रोसेस कराएंगे। तो अगर हमने कम्युनिकेशन होगा तो वो उस प्रोसेस को फास्ट कर पाएंगे, तो कोई भी डुप्लीकेशन या रिपीटेशन नहीं होगा हमारा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है हमारे मशीन 4 का। तो इस ड्रॉबैक को हमने किसमें ओवरकम किया है? हमारी मशीन 4 में, बिकॉज वी प्रोवाइड इन मशीन 4 वी प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो मशीन 4 में हम क्या करेंगे? हम जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हम क्या कराएंगे? कम्युनिकेशन है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्या होगा आपका? एंड दिस इज आल्सो सिमिलर टू योर मशीन 4 एक्सेप्ट द कम्युनिकेशन। दिस इज योर प्रोसेसिंग एलिमेंट एंड प्रोसेसिंग एलिमेंट। These processing elements are connected to your direct data memory, and data memory, and this is your processing element. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? इनमें हम क्या कराएंगे? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं जो हमारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है। तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट के बीच में हमने कम्युनिकेशन करवाया, इंटरकनेक्शन करवाया। So these processing units can interconnect to each other and communicate to each other, then process the instruction. So it will work fastly. ठीक है, तो 4 का ड्रॉबैक हमने किसमें करवाया ओवरकम? मशीन 5 में। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट टाइप ऑफ मशीन इज मशीन 6। ठीक है, सो बेसिकली दिस मशीन 6 मीन्स
it includes the logic in memory itself and it is called associative processor. ठीक है, तो मशीन 6 में कुछ नहीं होगा आपका, हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूज कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन मेमोरी यूज करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को हम कंट्रोल मेमोरी को देंगे, कंट्रोल मेमोरी क्या करेगी, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमारी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को देंगे, प्रोसेसिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे डेटा मेमोरी और प्रोसेस यूनिट का कॉम्बिनेशन, एंड उनको वो प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है या ये जो मशीन है एक हमारा जस्ट लाइक एसोसिएटिव प्रोसेसर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो एक एसोसिएटिविटी के थ्रू कनेक्टेड हो रहे हैं एंड वो प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव प्रोसेसर, एसोसिएटिव प्रोसेसर। ठीक है, जिसमें हम जो भी हमारा प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है उनको हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी एंड कंट्रोल मेमोरी से हम कनेक्ट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 6 टाइप का क्लासिफिकेशन हमें सोर्स ने प्रोवाइड किया था, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कंप्यूटर मशीन्स हैं, कंप्यूटर मशीन्स के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस होना चाहिए वो डिफाइन किया है। ओके, सो अब सभी को क्लियर है कि जो हमारा आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो कैसे हुआ है। दिस इज अवर आर्किटेक्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दिस इज अवर फ्लिंस क्लासिफिकेशन हो है हमारा। नेक्स्ट हमारा था फैंग्स, नेक्स्ट था हमारा हैंडलर, एंड नेक्स्ट था हमारा सॉर्ट्स। ठीक है, फ्लिंस क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था हमारा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम। ठीक है, एंड 4 टाइप से हमने इनमें से डिवाइड किया था, SIMD, SISD, MISD एंड MIMD। ठीक है, किस पर बेस्ड था आपका, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम पर बेस्ड था आपका। एंड 4 कैटेगरीज थी इसकी, सिंगल इंस्ट्रक्शन, मल्टी इंस्ट्रक्शन, सिंगल डेटा एंड मल्टीपल डेटा। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के थे। नेक्स्ट था आपका फैंग्स क्लासिफिकेशन, किस पर बेस्ड था आपका, डिग्री ऑफ पैरेललिज्म पर बेस्ड था हमारा। सो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, सीरियल एंड पैरेलल, बिट एंड वर्ड लेवल पर हम ऑपरेट करवा रहे थे। ठीक है, एंड इसको भी हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वर्ड सीरियल, बिट पैरेलल, वर्ड सीरियल, बिट सीरियल, वर्ड पैरेलल, बिट सीरियल एंड वर्ड पैरेलल, बिट पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा हैंडलर्स क्लासिफिकेशन। हैंडली क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था हमारा, जो डिग्री ऑफ पैरेललिज्म वर्सेस हमारा क्या था, पाइपलाइनिंग था, जिसमें हैंडलर्स ने क्या किया था कि जो भी हमारा सिस्टम था उसको डिफरेंट सब सिस्टम लेवल पर डिफाइन किया था। ठीक है, कौन कौन से लेवल थे आपके, ALU था आपका, VLC था, एंड एक और क्या था, याद है क्या था, PCU। ठीक है, तो ये 3 लेवल्स थे, सब सिस्टम लेवल्स थे जिन पर हैंडलर्स ने डिफाइन किया था। एंड लास्ट क्या है आपका था, सोर्स क्लासिफिकेशन। सोर्स क्लासिफिकेशन आपका किस पर बेस्ड है, आपका बेसिकली मशीन्स पर बेस्ड है, कि जो भी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर की आर्किटेक्चर है, जो मशीन आर्किटेक्चर है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन किस वे में होना चाहिए, दैट इज डिफाइंड बाय द हैंड शॉर्ट्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मशीन बेस्ड इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर उन्होंने मशीन 1 to मशीन 6 टाइप 6 मशीन दी हैं, जिनकी बेसिस पर उन्होंने डिफाइन किया है किसको, आपके सॉरी आर्किटेक्चर को कंप्यूटर की। ठीक है, एंड यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज इंस्ट्रक्शन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा मेमोरी एंड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। ठीक है,
तो ये 4 क्लासिफिकेशन है जो मोस्ट पॉपुलर है, दैट इज अवर फिन्स क्लासिफिकेशन, बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन वी आर यूजिंग इन अवर कंप्यूटर, ठीक है. बट in this MISD is also we are not using nowadays because this is not possible in practically. So ये मैंने जब डिस्कस किए थे तो आपको सब बताए थे कि ये कहाँ पर कौन सा हमारा आर्किटेक्चर यूज होता है, ठीक है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है किसका, आर्किटेक्चर स्कीम का, ठीक है. तो ये 4 क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका फ्लिंस क्लासिफिकेशन है, बट ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज द टॉपिक ऑफ योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्लास स्कीम क्लासिफिकेशन, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सिस्टम एट्रीब्यूट एंड परफॉर्मेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर एंड what is which factors which affect the system performance, ठीक है. सो इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आता है एंड इस पर बेस्ड कुछ फॉर्मूलेज हैं जिन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं, जो फॉर्मूलेज हमारे न्यूमेरिकल में यूज होते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स व्हिच वी आर यूजिंग टू डिफाइन द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्मेंस, factors which we affect the system performance, and then we will discuss the formula basis on the this factors and how we use this formula in a numerical, ठीक है. तो आई थिंक आज आपके जो आपके फैक्टर्स हैं, जो टर्म्स हैं, वही हम डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि उनमें फॉर्मूलेज हैं. देन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल. ओके, सो नेक्स्ट ये सभी को क्लियर है क्लासिफिकेशन. देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका. एंड नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर भी इससे न्यूमेरिकल पूछा गया था. तो टॉपिक है आपका सिस्टम एट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस, ठीक है. अगर एमसीक्यूज होते हैं तो एमसीक्यूज में भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, ठीक है. अब सिस्टम एट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस, अब हमें नेम से, इस टॉपिक के नेम से समझ में क्या आ रहा है कि जो भी सिस्टम एट्रीब्यूट्स हैं जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं या जो उसको इम्प्रूव करते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द आइडिया? तो द आइडिया, ideal performance of a computer system require perfect match between the machine capabilities and program behavior, ठीक है. तो जो भी हमारा आइडियल परफॉर्मेंस होगा वो कंप्यूटर सबसिस्टम का, वो क्या करता है कि जो भी हमारी परफेक्ट मैच होगी किसकी, मशीन कैपेबिलिटीज, जो मशीन की कैपेबिलिटीज हैं और उनका जो प्रोग्राम बिहेव करता है, प्रोग्राम का जो बिहेवियर है, उनके बीच में एक परफेक्ट मैच होना चाहिए. उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड्स हैं उस सिस्टम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. मशीन कैपेबिलिटीज क्या होगी आपकी? सो बेसिकली मशीन कैपेबिलिटीज कैन बी इनहेंस विथ बेटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो मशीन कैपेबिलिटी से समझ में हमें क्या आ रहा है कि हम which we are talking about the hardware technology or hardware which we are using or which we are connecting to the computer, or which devices or which elements or which any hardware things which we are using in a designing or organizing a computer or a machine, ठीक है. So however program behavior is difficult to predict due to its dependence on application and runtime conditions, ठीक है. तो जो भी हमारा प्रोग्राम का बिहेवियर होता है वो डिफिकल्ट होता है हम उसे प्रेडिक्ट करना, ठीक है. क्योंकि वो हम किस पर डिपेंड करते हैं कि जो हमारी जो हमारा जो भी एप्लीकेशंस हैं उसमें जो हम रन कर रहे हैं, या जो भी हमारी उस एप्लीकेशन की जो या सिस्टम की जो रन टाइम कंडीशंस हैं, उनके बेसिस पर हम प्रेडिक्ट करना रहता है, ठीक है. तो हम ऐसे किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई अगर हमारा एप्लीकेशन है या उसके बेसिस पर हम डिफाइन कर पाए, तो वो सारे फैक्टर्स नहीं होते. हमें किसी सिस्टम की या कंप्यूटर की अगर हमें परफॉर्मेंस बताना है या उसके एट्रीब्यूट्स बताना है या फैक्टर्स बताना है, तो उसके लिए हमें डिफरेंट जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, या जो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उन सब के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हम यूज करते हैं. एंड उन स्पेसिफिक टर्म्स के कैलकुलेशंस के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिन पर बेस्ड वो सारे कैलकुलेशंस होते हैं, राइट. सो
we are discuss the 5 fundamental factors, ठीक है, for projecting the performance of computer, ठीक है. So we discuss one by one, but before going these 5 fundamental factors, we just discuss about the little definition which related to your factors, ठीक है. So you all know about the frequency. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप सभी को पता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? पता है आप लोग को फ्रीक्वेंसी क्या होती है? Number of instruction cycles per second. Okay. So frequency is what? Number of time period or clock cycle passing. ठीक है. कोई एक मैं इंस्ट्रक्शन बोलूं या प्रोग्राम बोलूं, व्हाटएवर, ठीक है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ टाइम पीरियड लग रहा है या कितनी नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स लग रही हैं, ठीक है. तो उन सब का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वी आर यूजिंग अ टर्म फ्रीक्वेंसी, ठीक है. साइकिल काउंट नेक्स्ट है आपका. साइकिल काउंट. साइकिल आपको पता चल गया कि किसी भी, लाइक हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा था कि इंस्ट्रक्शन हमारा 4 फेजेस में या 3 फेजेस में कंप्लीट होता है, तब जाकर हमारा एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. तो दिस इंस्ट्रक्शन which follow the complete one cycle, then only this instruction will be execute, ठीक है. तो वो पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है. तो साइकिल काउंट क्या होता है, मींस हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, ठीक है. तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी हैं, ठीक है. दैट इज साइकिल काउंट. नेक्स्ट होता है आपका इंस्ट्रक्शन काउंट. साइकिल काउंट, इंस्ट्रक्शन काउंट, ठीक है. इंस्ट्रक्शन काउंट नॉर्मली समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमें उन्हें काउंट करने होंगे, ठीक है. सो बेसिकली द साइज ऑफ ए प्रोग्राम, any size of whatever program we are writing, ठीक है. So the size of the program is determined by its instruction count, ठीक है. जब आप लोगों ने, आई थिंक, आई डोंट नो आप लोगों ने स्टडी किया था या नहीं, जब हम डेटा एल्गोरिथम आप लोगों ने आई थिंक पढ़ लिया होगा, राइट. तो एल्गोरिथम में जब हम जो एल्गोरिथम्स लिखते हैं या प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम उसमें काउंट करते हैं, ठीक है. देन हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फ्रीक्वेंसी काउंट कैलकुलेट करते हैं उसके बेसिस पर, ठीक है. तो सेम हम वहां यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं हम उनको काउंट करते हैं, एंड जो प्रोग्राम का साइज है उसके बेसिस पर हम उसमें कितने इंस्ट्रक्शंस उसमें यूज हो रहे हैं उनको हम काउंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम, ठीक है. कि किसी प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को सॉरी कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है उस इंस्ट्रक्शन, उस मशीन के अंदर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट होता है आपका साइकिल टाइम, ठीक है. अब दिस साइकिल टाइम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय टाउ. आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये, ठीक है. सो द सीपीयू, और वी कैन से दैट सिंपली प्रोसेसर, ठीक है. सो दिस processor or a CPU or a computer is driven by a clock within a constant cycle time, ठीक है. तो जो भी हमारे प्रोसेसर्स होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट साइकिल टाइम जो होता है उसके साथ हमारे डिराइव होते हैं. एक पर्टिकुलर क्लॉक होती है जो हमारे एक कांस्टेंट साइकिल टाइम के साथ एसोसिएट होती है, एंड वो हमारा क्या करता है, उसको कैलकुलेट करता है साइकिल टाइम को, ठीक है. मींस और सिंपल वे में बोलूं तो टाइम पीरियड की एक पर्टिकुलर साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है. और सिंपल वे में ये है, ठीक है. तो दिस cycle time is represented by tau, and in formula we can define 1 upon f, 1 upon frequency, ठीक है. तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपके यूज होंगे आगे, इसलिए मैं आपको ये टर्म्स आपको बता रही हूँ. दिस इज नॉट अ
5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द सीपीयू सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपके टर्म्स हैं जो इसमें यूज होंगे, इसलिए मैं ये टर्म्स आपको पहले बता रही हूँ, देन वी विल डिस्कस द फैक्टर्स। ओके, एंड दिस tau values is calculated in nanosecond। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, आपकी फॉर्मूला क्या होगा, टाउ साइकिल टाइम के लिए 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड दिस टाउ की वैल्यू क्या होगी आपकी कैलकुलेशन में नैनो सेकेंड में होगी। ठीक है, नाउ अब आपके 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्लॉक रेट एंड सीपीआई फर्स्ट है, सेकेंड है आपका परफॉर्मेंस फैक्टर और एग्जीक्यूशन टाइम, थर्ड है आपका MIPS रेट, एंड फोर्थ है आपका थ्रूपुट रेट, एंड फिफ्थ है आपका सिस्टम एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका क्लॉक रेट एंड सीपीआई। तो हम क्लॉक रेट को पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस सीपीआई। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका क्लॉक रेट। ठीक है, क्लॉक रेट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। द इनवर्स ऑफ द साइकिल टाइम इज द क्लॉक रेट। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था साइकिल टाइम। ठीक है, सो क्लॉक रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, इज 1 अपॉन टाउ। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, क्लॉक टाइम देखा था, जिसमें हमने क्या बोला था, टाउ इज इक्वल टू 1/5। इफ वी विल इंटरचेंज दिस प्लेस, सो क्या होगा, this f is equal to 1 upon tau। ठीक है, so the inverse of clock cycle time। ठीक है, this is your cycle time, इस cycle time को हमने inverse कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, clock rate। ठीक है, तो inverse of clock time is the clock rate, cycle time is the clock rate and it is represented by f। ठीक है, and f की जो वैल्यू होगी वो हमारी किस में होगी, मेगा हर्ट्ज में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो टाउ की वैल्यू थी वो हमारी नैनो सेकेंड में थी। ये यूनिट्स भी हमें याद रखना है, बिकॉज दिस यूनिट्स आर वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो वहां पर आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा, देन इफ यू आर successfully read the question and understand the parameters and units, then only you can start solve the questions। ठीक है, so you have to remind this unit also। क्लियर है आपका क्लॉक रेट एंड साइकिल टाइम। नेक्स्ट है आपका सीपीआई। सीपीआई इज व्हाट, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मेनली आपका, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है ऑफलाइन, तो ये छोटे छोटे से टर्म्स जो डेफिनेशन है ये आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन करने के लिए। अगर ऑफलाइन हो, ऑनलाइन होता है तो इनसे आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, सो सीपीआई इज व्हाट, cycle per instruction, and the CPI is the parameter for measuring the time needed to execute each instruction। ठीक है, क्लियर है। सीपीआई क्या हमारा एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। जो हमारा हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लेता है, उसको एग्जीक्यूट करने, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगते हैं, उस टाइम को मेजर कौन करता है, हमारा सीपीआई। ठीक है, सीपीआई के थ्रू हम उसे मेजर करते हैं। So different machine instruction may require different clock cycle to execute the instruction. And the CPI will be taken as an average value for given instruction set and a given program mix. ठीक है, तो अब it's not necessary we are using all same type of machines. So different machine have a different clock cycle. ठीक है, so to execute the instruction, तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट मशीन के लिए डिफरेंट क्लॉक साइकिल्स होती हैं। सेम नहीं रहता है कि सारी मशीन के लिए सेम ही हमारा क्लॉक साइकिल हो। ठीक है, इट विल सम मशीन टेक सम लेस क्लॉक टाइम और क्लॉक साइकिल, सम मशीन टेक मोर टाइम और मोर साइकिल्स। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन मशीन बेसिकली। सो दिस इज योर क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है,
तो इसका बेसिकली जो आपकी सिलेबस में है वो आपका सीपीआई से दिया है, आई थिंक क्लॉक रेट एंड सीपीआई। तो मैंने आपको सेपरेटली बताया कि क्लॉक रेट क्या होता है एंड सीपीआई क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस फैक्टर और एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस फैक्टर भी बोलते हैं हम इसे, और हम इसे एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं। तो आपको नेम भी याद रखने हैं, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, अभी हमने दो फॉर्मूलाज देखे हैं, फ्रीक्वेंसी का एंड किसका, क्लॉक टाइम का, सॉरी क्लॉक रेट का एंड साइकिल टाइम का। ठीक है, अब इन फॉर्मूलेस को हम यूज कैसे करेंगे, और एक और नेम हम इसे क्या बोलते हैं, और सीपीयू टाइम। ठीक है, तो 3 नेम है, परफॉर्मेंस फैक्टर, एग्जीक्यूशन टाइम और सीपीयू टाइम। ठीक है, सो यहां पर क्या करेंगे हम, this execution time is represented by T is equal to IC is your instruction count into CPI, your cycle per instruction, into tau is your cycle time। ठीक है, और T is equal to 1 upon C into CPI। Here we place the value of tau, tau's value is what, 1 upon F। ठीक है, और execution time is IC to CPI into CT clock time, or IC into CPI by F, or we can say that IC, no sorry, IC CC clock cycle into time। ठीक है, तो इतने सारे, इस एक सिंगल फॉर्मूले से आपके इतने सारे फॉर्मूलेज बनेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं IC। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग IC इज इंस्ट्रक्शन काउंट और टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ठीक है, IC क्या होगा आपका, इंस्ट्रक्शन काउंट, और हम इसे क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। ठीक है, सो द सीपीयू टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम T। ठीक है, टीपीयू क्या है आपका, सीपीयू टाइम, और एग्जीक्यूशन टाइम T needed to execute the program is estimated by। ठीक है, तो सीपीयू टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के, हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, सॉरी, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। एंड जो टाउ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी, सेकेंड पर प्रोग्राम। ठीक है, सेकेंड पर प्रोग्राम। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन टाइम या सीपीयू टाइम क्या होगा आपका, T इज इक्वल टू IC इंस्ट्रक्शन काउंट इंटू CPI साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इंटू आपका क्लॉक रेट, सॉरी साइकिल टाइम। ठीक है, इस टाउ के प्लेस पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन F। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बट समटाइम्स क्या होता है, अगर हमें इसकी यूनिट नहीं दी हुई है हमें चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको न्यूमेरिकल में F की वैल्यू दी है। सो हम इसमें क्या करेंगे, टाउ के प्लेस पर हम इसकी जो हमने साइकिल क्लॉक रेट का फॉर्मूला लिखा था, तो हम टाउ के प्लेस पर क्या कर देंगे, हम टाउ की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 1 अपॉन F। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, IC इंटू CPI इंटू CT क्लॉक टाइम। ठीक है, तो 1 अपॉन F को हम क्या बोलते हैं, क्लॉक टाइम भी बोलते हैं।
ठीक है, क्लॉक टाइम हम लोगों ने देखा था CT इज इक्वल टू 1/f, जिसको हम बोल रहे थे टाउ इज इक्वल टू 1/f, तो इसको हम CT भी बोलते हैं। तो हमने 1/f के प्लेस पर क्या किया, सिंपली CT रख दिया। ठीक है, मीन्स क्लॉक टाइम। तो क्या हो गया, IC इंटू CPI इंटू क्लॉक टाइम। ठीक है, और इसी को और एलोबरेट करेंगे तो हम क्या होगा, IC इंटू CPI, क्लॉक टाइम की वैल्यू 1/f है, तो 1/f रखेंगे तो क्या होगा, CPI/f। ठीक है, तो इस तरह से हम जो फॉर्मूला है, एक सिंगल फॉर्मूला को हम एलोबरेट करते जा रहे हैं वैल्यूज पुट करके, जो हमारे प्रीवियस फॉर्मूला है। ठीक है, आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है, दैट इज IC एग्जीक्यूशन टाइम और CPU टाइम इज इक्वल टू IC इंटू CPI इंटू टाउ। टाउ के प्लेस पर आप अपन 1/f भी रख सकते हो, आप टाउ के प्लेस पर क्लॉक टाइम भी 1/f के प्लेस पर क्लॉक टाइम रख सकते हो, क्लॉक टाइम के प्लेस पर आप 1/f रख सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद समझ में आएगा कि कौन सी वैल्यू हमें गिवन है और कौन सा फॉर्मूला इसमें पुट होगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, जब आप इसकी यूनिट कैलकुलेट करोगे तो सेकंड पर प्रोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्राइंग थ्रू अ साइकिल। ठीक है, तो ये जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, आपको ये पता है कि एक पूरा साइकिल के थ्रू ये एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन फेज कौन से होते हैं हमारे, लाइक फैच, डिकोड, ठीक है, ऑपरेंड, फैच, एग्जीक्यूशन एंड स्टोर रिजल्ट। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, वो वाला आपका जो साइकिल है, वो पूरा इंस्ट्रक्शन एक साइकिल कंप्लीट करता है, देन हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है। तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, सो वो हमारा क्या हो गया, हमारा एग्जीक्यूशन टाइम और CPU टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन टाइप होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन टाइप, द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन साइकिल में इन्वॉल्व 1 to as many memory references। ठीक है, जिसमें हम अगर हमारे पास ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, तो हमारे अलग अलग उसमें हम मेमोरी रेफरेंस भी यूज करते हैं, जो हम लोगों ने स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, तो वो बेसिकली जो भी मेमोरी रेफरेंस होते हैं या जो भी साइकिल्स होती हैं, वो हमारा एक ही साइकिल को कंप्लीट करती है, दैट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला है आपका ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका, T इज इक्वल टू IC इंटू P प्लस M इंटू K इंटू टाउ। ठीक है, अब P क्या है आपका, P इज नंबर ऑफ प्रोसेसर साइकिल, नंबर ऑफ प्रोसेसर साइकिल। M क्या है आपका, नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंस, मेमोरी रेफरेंस। K क्या है आपके, रेशियो बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर साइकिल। IC क्या है आपको पता है, इंस्ट्रक्शन काउंट। टाउ आपको पता है, दैट इज योर प्रोसेसर पर साइकिल। ठीक है, एंड नाउ लेट्स सी। ठीक है, सो सी विद द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ठीक है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस सी, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। जस्ट अ मिनट। So this C can be completed, C is equal to IC into CPI। ठीक है, तो कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना हमारा क्लॉक टोटल कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। C is equal to IC into
CPI से, ठीक है। एंड दिस CPI की वैल्यू, अगर हमें CPI को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, C/IC, ठीक है। एंड द टाइम टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विल बी T is equal to C into tau, or we can say that T is equal to